पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नीदरलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। नीदरलैंड पहुंचने पर भारत के राजदूत कुमार तुहिन ने सीएम मान का स्वागत किया। दौरे के दौरान सीएम मान अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे और निवेशकों से पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। बता दें, इससे पहले भी सीएम मान अन्य कई देशों के बिजनेसमैन के साथ संवाद कर चुके हैं। पंजाब के निवेश बढ़ाने के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य आज दोपहर 12 बजे जालंधर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस दौरान दोनों मंत्री अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों मंत्री संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पास न होने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ताकि हर गांव तक बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जा सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और 5 साल तक किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है और घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाई जा रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत और सेंट्रल हल्का इंचार्ज नितिन कोहली ने गेहूं की खरीद को लेकर जालंधर दाना मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार किसानों को 24 घंटे के अंदर गेहूं की खरीद का भुगतान किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब तक 17,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और इसका भुगतान किसानों के खातों में किया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले किसानों को भुगतान में देरी होती थी, लेकिन अब मान सरकार में ये प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी में व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने लुधियाना की सेंट्रल जेल और महिला जेल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों के लिए मौजूद सुरक्षा व्यवस्था और जेल में साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने किचन में भोजन की क्वालिटी का जांच की और मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान सरकार जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लुधियाना के इसरो भवन में एसकेएम की बैठक हुई। इस दौरान एसकेएम ने बीबीएमबी मुद्दे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान किसानों ने पंजाब के हक की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। 24 अप्रैल को किसान नेता पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करेंगे और उन्हें एक डिमांड लेटर सौंपेंगे ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं से पंजाब के अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। लुधियाना के एक बिजनेसमैन को विदेशी नंबर से कॉल करके धमकी दी गई है, जिसमें गैंगस्टर अर्श डल्ला के नाम पर रंगदारी की मांग की गई। पुलिस ने गैंगस्टर अर्श डल्ला और एक अज्ञात युवक के नाम पर आरोप लगाए गए हैं। ये पहली बार नहीं जब लुधियाना में बिजनेसमैन को इस तरह के धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं। इससे पहले भी कई व्यापारियों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिरोजपुर रेंज के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 अलग अलग अभियान में 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 4.5 किलो हेरोइन बरामद की गई। डीएसपी एएनटीएफ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पहले ऑपरेशन में 2 अमृतसर निवासी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 किलो हेरोइन बरामद हुई। दूसरे ऑपरेशन में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई हेरोइन की खेप पकड़ी गई और एक फिरोजपुर निवासी नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया है। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 नशा तस्करों की करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 6 तस्करों की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को कानून के दायरे में लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल आरोपियों की संपत्ति की जांच की है।
फिरोजपुर में आंगनबाड़ी वर्करों ने मोबाइल के वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें जो मोबाइल दिए गए हैं वे खुले डब्बे में हैं, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिसीव नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पहले वो अपने मोबाइल से काम करती थी, लेकिन अब मोबाइल फोन आए हैं, लेकिन हमें मोबाइल नहीं दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों ने चेतावनी दी कि उन्हें मोबाइल नहीं दिए गए तो वे राज्य स्तर पर संघर्ष करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित विशेष धर्म सभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और क्षेत्रीय लोगों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम की सफलता और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। करनाल के प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कैबिनेट की बैठक की जाएगी, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने हिसार में उनके साथ शुक्रवार को हुई घटना को लेकर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा घटना को बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। अगर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट जाऊंगा। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में जींद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एफसीआर शाखा चंडीगढ़ में तैनात रीडर रवि कुमार को एक ढाबे पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हलचल मची हुई है। वे अधिकारी रवि कुमार को सोनीपत एसीबी कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:45 पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न हो पाने के विरोध में उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में अपना पक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री की इस प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे 4 धाम यात्रा का विधिवत रूप से आगाज होगा। इन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अगले हफ्ते केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और प्राकृतिक सौंदर्य इस यात्रा को और भी आकर्षक बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश के श्रद्धालु यहां पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यहां वे आगामी चुनाव के मद्देनजर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बीजेपी के अभियान को गति देंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के इरोड इलाके का दौरा करेंगे। उनके दौरे के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है और सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों नेताओं के दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा किया गया है। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पास न होने के बाद देश में राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इस घटनाक्रम के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी मांगी और विपक्ष पर सीधा हमला बोला। पीएम मोदी ने अपनी 30 मिनट की स्पीच में सबसे पहले कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया और उन्होंने माताओं बहनों से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ दलों के लिए दलहित देश से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है।
भारत और रूस के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस दौरान भारत और रूस ने अपने देशों में एक दूसरे के 3000 तक सैनिक, 10 सैन्य विमान और 5 युद्धपोत तैनात करने पर सहमति जताई है। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा और एक दूसरे के सैन्य संसाधनों का उपयोग ईंधन, मरम्मत और राशन के लिए करने के लिए अनुमति देगा। समझौते में यह भी तय किया गया है कि दोनों देशों के सैन्य कर्मी एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ये करार फरवरी 2025 में मॉस्को में हस्ताक्षरित हुआ था। ईरान में आर्मी डे के मौके पर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने सेना को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए 40 दिन के युद्ध के दौरान सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ईरान की सेना ने दुश्मनों के खिलाफ साहसिक रक्षा की और उन्हें करारा जवाब दिया। मुज्तबा खामनेई ने अपने संदेश में कहा कि ईरान की सेना को अब और मजबूत बनाना जरूरी है और उसे बिजली की तरह वार करने की क्षमता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जल्द ही नए कदम उठाए जाएंगे।